इस तरह की गुफ्तगू मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से की गई, साथ में यह कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जस्टिस साहब, सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल स्लैश मॉरल क्वेश्चन, एक डिमांड आई तमाम हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि एक फुल कोर्ट बनाए, और जिस तरीके का प्रेशर डाला गया राना सनाउल्लाह साहब के, मैं चाहूंगा आप वो भी सुन लें। उन्होंने असेंबली के बाद कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे तो फिर हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा ये मुत्तफिक का फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। जस्टिस साहब, ये कता नजर इसके के फैसले आपस में अगर कोलाइड कर भी रहे हैं, कोई फैसला गलत भी है, उसकी बुनियाद पर अगली सब्सिक्वेंट मामलात गलत भी हुए हैं, उस पर जाता हूं मैं थोड़ी देर में। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई एम श्योर आपकी नजर से गुजरी होगी, अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश है, जजेस को मलाइन करने की कोशिश है? क्या ये अदालत या अदालत को आजाद करने की अगर कोई कोशिश भी लोग करें, चाहें कि आजाद, उसमें इसका फायदा होगा इससे? देखिए, मेरी नज़र में ये जो सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज वेरी इनएक्सपीडियंट, अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ, और गलत थी। ये उनको नहीं करना चाहिए था, खास तौर से जबकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अगर वैसे पॉलिटिशियन हो तो ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन एज एन इंटीरियर मिनिस्टर ये गलत स्टेटमेंट थी उनकी। ये इसको ऐसे ही समझा जाएगा कि ये एक किस्म की धमकी दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला किया तो हम बायकॉट कर देंगे। क्योंकि बायकॉट तो कोर्ट में होता नहीं ना, ये तो आप सब जानते हैं कि कोर्ट के अंदर जब एक वकील पेश हो जाता है तो इसके मतलब कि वो पार्टी की प्रेजेंस लग जाती है उसके अंदर, और उसके बाद अगर वो वकील चाहे तो ये कह सकता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन है मेरे क्लाइंट की कि मैं अब इस केस को परस्यू ना करूं और आप मेरे क्लाइंट को दोबारा नोटिस कर दें, और वो वॉकआउट कर सकता है। लेकिन ये बायकॉट तो कोर्ट के अंदर नहीं होता। लेकिन सर, बिल्कुल ठीक, ये बात भी आपकी दुरुस्त होगी सर, लेकिन ये सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया जज जब बनते मैच फिक्सिंग होती है, बेंच भी फिक्सिंग होती है। ये जब जजेस कुछ एक बेंच बनता है तो पहले से पता है फैसले क्या आने हैं। इस तरह की जो गुफ्तगू सुबह फरमाई गई, इस गुफ्तगू के बारे में क्या कहेंगे जस्टिस साहब? ये भी मेरे ख्याल में गलत थी, इट शुड नॉट हैव बीन डन। क्योंकि ये जो बेंच फिक्सिंग की जो बात कर रहे हैं, बेंच फिक्सिंग यकीनन होती है, ये आमतौर से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में इस तरह होता है कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप केस लग गया, आपने उसको किसी तरीके से कोशिश करके किसी और के पास लगवा दिया क्योंकि उसके आपको बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर इस किस्म की बात करना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था और नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे तो लगता ये है कि देखिए, अभी तक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस मुल्क में चल रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है अदारों को, और हर एक चीज को प्रेशराइज करके, और सोशल मीडिया को, और फिर वो एक किस्म का एक बयानिया बन जाता है और जिसकी वजह से लोग बिलीव करना शुरू करते हैं। तो पीडीएम ने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो दे हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक। एंड इज दैट, ये आपने कहा कि क्योंकि हमारा मुल्क का अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि निज़ाम ऐसे चलता है कि अब पिछले 4 साल की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जो पहले अदलिया पर इल्जामात लगाते थे मुस्लिम लीग नून वाले, बीच में उन्होंने अदालतों को डिफेंड करना, मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। वो लोग जो अदलिया को डिफेंड करते थे, इमरान खान साहब एंड तहरीक इंसाफ, उन्होंने अदलिया पर तनकीद शुरू की, रात को अदालतें खुल जाती हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा रात को अदालत खुल गई, जबकि उनके अपने केस में रात को अदालत खुली थी जब वो चाह रहे थे कि हुकूमत घर जाए। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने एक चीज का हवाला दिया। उन्होंने कहा जब इलेक्शन हुआ था सेनेट चेयरमैन का, तो वोट कुछ रिजेक्ट किए गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से। उन्होंने कहा जब अदालत गए, अदालत ने कहा कि जी एक पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है, हम नहीं इसमें बात करना चाहते। देखें जी, उस वक्त ये कहते हैं और अब आ गए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अभी डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो इसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर फेंका, उसी की वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ और आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। दिस जस्ट कॉन्ट्ररी, जो कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात देते हैं अपनी इस वजह से, इसको देखते हुए कि हमें आज किस चीज का नफा है, किस चीज का फायदा होगा सियासी, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, लेट्स बी वेरी फेयर। लेकिन ये जो केस इटसेल्फ लगा हुआ जस्टिस साहब, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं,
अगर तो माजी के केसेस के फैसले गलत हुए, लेट्स से 63A के अंदर ये जो होल्ड किया गया कि ये होल्ड किया गया कि जब तक मैं माफी चाहता हूं, ये इस फैसले में कहा गया जो 63A का आया कि वोट काउंट ही नहीं होगा। अब अगर एक फैसला गलत हो, क्या दूसरे फैसले को उसके तनाजुर में देखना चाहिए या देखा जा सकता है? देखिए, ये चीज जो आपने पॉइंट आउट की, ये एक बहुत सही ऑब्जर्वेशन है, और मेरी नजर में तो इसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 63A को पढ़ें तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। और मैं तो आई विल टेक हैट्स ऑफ टू द लॉ मेकर्स जिन्होंने ये कानून, ये 63A बनाया, क्योंकि पहले जो बना था उसमें अमेंडमेंट वगैरह हुई थी और बाद में ये बन गया जो 63A जो आजकल मौजूद है। इसमें देखिए 2 स्टेजेस हैं साफ दिए हुए। पहला स्टेज ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ, वहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी हेड की बात नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की। दोबारा सर इसको क्लियर कर दें, आपने दोबारा पार्लियामेंट्री पार्टी हेड की बात कर दी। पार्टी हेड की बात नहीं है, पार्लिमानी पार्टी के सरबरा की बात नहीं, सबरा की भी बात नहीं है। पार्टी पार्लिमानी पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर जो होगा, पार्लियामानी पार्टी की बात की है। पार्लियामेंट्री पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर आपने कोई वोट दिया किसी ने, तो ठीक है, दे दिया आपने, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो बात उसके मुतालिक बाद में बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि उस सूरत में ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है वो फिर एक रेफरेंस फाइल कर सकता है और वो फाइल कर सकता है, और उस रेफरेंस के बाद वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो 2 स्टेजेस हैं इसके अंदर साफ। तो अब अगर ये ऐसा हो सकता है, ये किसी सियासी पार्टी जो होती हैं उसमें तफरकात भी होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सियासत में एक नॉर्मल चीज है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो कि शायद हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं एक्सेप्ट करता। तो उस सूरत में ये गैप आ गया जिसके दौरान ये डिसाइड हो जाएगा कि उसको करना है डिस्क्वालीफाई नहीं करना है, लेकिन इसका वोट जरूर काउंट होगा, ये उसमें लिखा हुआ है। और सर ये भी बता दें कि क्या मैं पर्टिकुलर केस एंड पॉइंट आपसे ले लेता हूं। उसमें पंजाब असेंबली का इलेक्शन, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि वोट चौधरी परवेज इलाही को डलेगा, पार्टी सरबराह ने खत लिखा कि नहीं, हम इस इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। तो एडवाइस किसकी होनी चाहिए, पार्लिमानी पार्टी की या पार्टी के सरबराह की? सर देखिए, आर्टिकल 63A को अगर आप अकाउंट करें तो उसके तहत तो पार्लियामेंट्री पार्टी की हेड की बात है, इसमें पार्टी हेड की बात नहीं है जहां तक 63A है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, और उसके बाद जो उसको फॉलो किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर ने जो 20 आदमियों को डीसीट कर दिया था, तो उसकी बेसिस पर उन्होंने कहा कि चूंकि वहां पर पार्टी हेड की बात हुई थी तो यहाँ भी पार्टी हेड। सर लेकिन वहां भी पार्टी हेड की, मैं माफी चाहता हूं सर, अगर आप इजाजत दें मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। पैरा 3 है जो सुप्रीम कोर्ट की 63A की जजमेंट है, और उसमें कहते हैं दैट द वोट ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन अ हाउस, parliamentary party, vote of any member of parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter. Parliamentary party, letter का मतलब parliamentary party in terms of para B of clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded. और उसके बाद उन्होंने कहा subsequently regardless of whether the party had subsequent to such a vote proceeds to take action or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. So इसमें भी बड़ा क्लियर है जो 63A का फैसला है कि पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ अगर आप वोट डालेंगे तो वोट काउंट नहीं होगा। इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपका पार्टी सरबराह आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो वो इस बुनियाद पर कार्रवाई तो कर सकता है, लेकिन आपका वोट फिर भी काउंट नहीं होगा। सर मैं माफी चाहता हूं, अगर आप कहें तो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, मैं इलेक्शन कमीशन का फैसला भी पढ़ देता हूं। उसमें भी उन्होंने एक पैरा 34 बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक चीज लिखी कि देयर आर 2 ऑप्शंस बिफोर अस, हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। इग्नोर द कंप्लीशन ऑफ एक्टस रियूस, casting of vote in favor of opposition on the ground of non-fulfillment of prerequisites as mentioned in Article 63A and decline the declarations. कि हम, उनका यह ख्याल था कि जो वोट पड़े हैं उसमें वो लवाजमात पूरे नहीं हुए जो आर्टिकल 63A में लिखे हुए हैं, यानी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से एडवाइस नहीं गई। The other is to hold the casting of vote in favor of opposition candidate against party policy being a serious matter as observed by the Honorable Supreme Court in its judgment
referred herein above कि ये मामला बड़ा सीरियस है। अगर हम इसको करेंगे, इसको मान लेंगे तो मामला बड़ा सीरियस है, इससे खराबियां बहुत हो जाएंगी, गो के लवाजमात पूरी नहीं हुआ। तो मैं इसको इंटरप्रेट ऐसे किया जब मैंने पढ़ा इसको कि पार्लिमानी पार्टी वाला मामला जो कहा जा रहा था 21 मेंबरान की जानिब से कि पार्लियामेंट्री पार्टी की एडवाइस नहीं आई, उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्टी हेड की एडवाइस जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम जो मेरी नजर से गुजरा है फैसला, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन उन्होंने कहा कि खराबे को रोकने की वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं। जी सर। हाँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि ये उन्होंने ये कहा था कि चूंकि पीटीआई के पार्टी चेयरमैन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई थी, इस वजह से ये किया गया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अब ये मेरे पास जजमेंट तो है नहीं, आई एम सिटिंग इन लंदन, सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एक्सेस टू इट। तो ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बस सूरत द क्वेश्चन इज, जहाँ तक कि 63A की इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बता दी, उसमें कोई किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है और उस आदमी को डी-सीट नहीं किया जा सकता, उसका वोट काउंट होगा और उसके बाद फिर जो पार्टी का हेड है, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है, वो एक्शन ले सकता है और उसको डी-सीट कर सकता है, और जो भी चाहे कर सकता है। तो ये तो मौजूद है। तो अब ये जरूरत इसकी ये है कि 63A की इंटरप्रिटेशन लाजमी है दोबारा होने की, और जो 63A का रेफरेंस गया था चीफ जस्टिस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट का, उसमें जो कुछ एम्बिग्यूटीज पैदा हुई हैं इसी सिलसिले में, उसको रिमूव करना है। तो अब ये जरूरी ये है कि किसी तरीके से उसकी जो रेफरेंस की जो रिव्यू पेश हुई है, फाइल हुई है, उसकी हियरिंग हो। तो अब उसी सिलसिले में अगर आप देखें, अगर मामला सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को बगैर किसी ऐसे रिएक्शन के जिसमें कि हमारी जुडिशरी की इंटेग्रिटी को और उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचे, तो मेरे ख्याल में ये मौका है कि यहाँ पे सारी पिटिशंस को क्लब करके, जो 63A का रेफरेंस है और ये जो 20 आदमी डी-सीट हुए थे उनकी जो पिटिशंस हैं उनको इकट्ठा करके, और ये जो ये केस लाहौर वाला है, इस सब को इकट्ठे करके अगर एक फुल बेंच बना दी जाए तो शायद ये जो एम्बिग्विटी है और ये खत्म हो जाएगी और हमारी जुडिशरी का वकार बरकरार रहेगा।